एसोफेजियल कैंसर के। एसोफेजियल कैंसर कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अब हम इधर आ जाते हैं जी, एसोफेजियल कैंसर। अब इंशाल्लाह आज हम एसोफेजियल कैंसर हो गया, गैस्ट्रिक कैंसर हो गया, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा हो गया, इन कैंसर को आज हम इंशाल्लाह आप लोगों का डिस्कस करेंगे कि ये क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं आपके एसोफेगस का कैंसर क्या होता है, एसोफेजियल कार्सिनोमा। देखिए सबसे पहले एसोफेजियल कार्सिनोमा। एसोफेजियल कार्सिनोमा के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जनाब आपकी जो एसोफेगस होती है ना, अगर फॉर एग्जांपल आप देखें कि ये जनाब आपके एक तरह का एसोफेगस है, ठीक होगा, ये एसोफेगस, ये जनाब आपका एक तरह का स्टोमिक है, ठीक होगा, ये स्टोमिक है। एसोफेगस को हम करते हैं 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड, इस तरह, ठीक है। अब इसको हम 3 हिस्सों में, इस तरह, अपर 1/3, मिडल 1/3, लोअर 1/3, आपने इस तरह करना है, ठीक हो गया। अब देखें मैंने क्या कहा कि आप जो डिवाइड करते हो तो वो किस वजह से करते होते हो, अपर 1/3, मिडल 1/3 और लोअर 1/3, आपने इस तरह करना होता है, ठीक हो गया। आपने ये देखना है कि लोअर 1/3 के अंदर जो कैंसर होता है ना, ये लोअर 1/3 होता है। यहाँ पर जो कैंसर होता है, यहाँ पर कैंसर को हम कहते होते हैं कि ये वाला जो कैंसर है इसको हम कहते हैं एक तरह का अडीनोकार्सिनोमा। कौन सा कैंसर होता है आपका, अडीनोकार्सिनोमा होता है। और ये अडीनोकार्सिनोमा किस डिजीज की वजह से होता है, आपने लिखना है आगे गर्ड। कौन सी डिजीज होती है आपकी, गर्ड डिजीज। गर्ड डिजीज मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ थोड़ी देर के अंदर, ठीक हो गया। गर्ड अपर 1/3 और मिडल 1/3 के अंदर जो आपका कैंसर होता है उसको हम कहते हैं स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ठीक हो गया। तो एक बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के जो कॉजेज हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, वो भी हम इंशाल्लाह देखेंगे, अभी देखते हैं। दूसरी बात, अगर फॉर एग्जांपल पूछता है कि एसोफेगस का मोस्ट कॉमन जो कैंसर है वो कौन सी टाइप का, तो आपने कहना है कि मोस्ट कॉमन कैंसर है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। एमसीक्यूज आता है, ये एमसीक्यूज है। मोस्ट कॉमन कैंसर का जो होता है वो कौन सा होता है आपका, एक तरह का स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है। और अगर फॉर एग्जांपल पूछा जाए कि हाँ जी जनाब स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का कौन सा एंड, अपर 1/3, मिडल 1/3, लोअर 1/3, तो आपने इसका आंसर बताना है कि जनाब मिडल 1/3। मोस्ट कॉमन जो लोकेशन होती है वो कौन सी होती है आपकी, एक तरह की मिडल 1/3 की होती है। यहाँ पर आपने लिखना है कि ये वाली जो मिडल 1/3 है ना, मोस्ट कॉमन साइट होती है, मोस्ट कॉमन साइट होती है जो कि मिडल 1/3 की होती है। ये आपको बहुत ज्यादा मीनिंग होता है, ठीक हो गया। अब हम आते हैं आगे, और आगे जो आप लोगों को पता होना चाहिए वो क्या है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो मैंने कहा कि आप लोगों का जो एसोफेगस का कैंसर है, आपने कहना है कि एसोफेगस में 2 तरह का कैंसर होता है, एक अडीनोकार्सिनोमा होता है, एक होता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। अडीनोकार्सिनोमा होता है लोअर 1/3 में, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है अपर 2/3 में। 1/3 अपर 1/3 ये, और मिडल 1/3 ये। तो आप कह सकते हैं अपर 2/3 में, हम ये कह सकते हैं, ठीक होगा, अपर 2/3 में। लेकिन लोअर 1/3 में कौन सा होता है आपका, अडीनोकार्सिनोमा होता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन कौन सा है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, एमसीक्यू है। अगर पूछा जाए कि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की कौन सी स्पेस में होता है, आपने कहना मिडल पार्ट में होता है। ये एमसीक्यू है, मिडल पार्ट वाला, ठीक है। मिडल पार्ट वाला जो होता है वो होता है एक तरह का एमसीक्यू होता है। सबसे पहले अब हम आते हैं जनाब आपका कार्सिनोमा के, जैसा कि मैंने ये कहा कि कुछ और कॉजेज की तरफ जाते हैं, ठीक हो गया। इसके कॉजेज कौन कौन से हो सकते हैं, कॉजेज, इटियोलॉजी, इटियोलॉजी, ठीक हो गया। इटियोलॉजी कौन कौन सी हो सकती है, इटियोलॉजी, ठीक है। इटियोलॉजी के अंदर आपने ये कहना है कि सबसे पहले जैसा कि मैंने ये बताया कि एक तरह का गर्ड गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज नंबर 1, इसकी वजह से आपका बनती है बैरेट एसोफेगस। कौन सी बनती है आपकी, बैरेट एसोफेगस बनती होती है, ठीक है। ये, और इसकी वजह से जो कैंसर होता है इसको हम कहते हैं एडिनोकार्सिनोमा, एडिनोकार्सिनोमा। ये मैं आप लोगों को फुल डिटेल के अंदर पढ़ाता हूँ थोड़ी देर के अंदर, बस, ठीक हो गया। नंबर 2 आप लोगों को जो पता होना चाहिए जो इसके कॉजेज हो सकती हैं, आपने कहना है कि आपका अल्कोहल और तंबाकू। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा है, अल्कोहल और तंबाकू। अगर फॉर एग्जांपल पूछा जाए कि अल्कोहल प्लस तंबाकू आपका किसका कैंसर मोस्ट कॉमन कॉज है, आपने कहना स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का मोस्ट कॉमन कॉज, मोस्ट कॉमन कॉज, ठीक हो गया, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का। उसके बाद हम आगे आते हैं और आगे देख लेते हैं इसके अंदर, यानी कि फॉर एग्जांपल जब हम गर्म पानी पिए, कॉफी का ज्यादा इस्तेमाल करें, चाय का ज्यादा इस्तेमाल करें, जो भी आपका हॉट टी जब हम लेंगे, वेरी हॉट टी, ये भी आपका एक कॉज है, वेरी हॉट टी, इसकी वजह से भी एक रिस्क फैक्टर है ये भी। उसके बाद हम देखें
इसके बाद और क्या हो सकता है, इसके अंदर और होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपकी एक डिजीज होती है जिसको हम कहते हैं आकलेजिया कार्डिया। आकलेजिया कार्डिया ये भी आपकी काज होती है। आकलेजिया कार्डिया जो होता है ये जनाब आपका जो आपके स्मूथ मसल्स होते हैं जो आपके एसोफेगस के होते हैं वो जनाब वहां पर हो जाता है इशू, वो मुकम्मल तौर पर डायलेशन नहीं होती। ठीक होगा, इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी खुराक नीचे नहीं जाती होती है आपकी स्टोमक के अंदर, और खुराक जो होती है वो एसोफेगस के अंदर ही रहती होती है। जी लोअर स्फिंक्टर मेनली ये होता है। ये हम डिटेल के अंदर आकलेजिया कार्डिया आपका मेडिसिन का टॉपिक, आपकी पैथो का टॉपिक है, उसके अंदर मैं बता सकता हूँ ये कॉज है आपका। उसके बाद आ जाता है आपका एक तरह का टॉपिक जिसको हम कहते हैं प्लम्बर विंसन सिंड्रोम। कौन सा था आपके, एक तरह का प्लम्बर विंसन सिंड्रोम। प्लम्बर विंसन सिंड्रोम के अंदर आपकी एक चीज बनती है जिसको हम कहते हैं एसोफेजियल वेब। क्या बनता है, एक तरह का एसोफेजियल वेब। ये टॉपिक आपका जो है वो इंशाल्लाह हम आपकी ब्लड की पैथो के अंदर डिस्कस करेंगे अनीमिया के अंदर। जब किसी बंदे को आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होता है तो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के अंदर उसको एसोफेजियल वेब बन जाती है। और ये एसोफेजियल वेब है क्या, ये एसोफेजियल वेब ये होती है कि जैसे कि ये फॉर एग्जांपल आपकी एसोफेगस की नाली है, इस नाली के अंदर इस तरह का नोक लाइक हिस्सा बन जाए। जब ये नोक लाइक हिस्सा बन गया तो खुराक तो नीचे जाने से रही, जब खुराक नीचे जाने से रही तो क्या होगा, इसको हम कहते हैं एसोफेजियल वेब। ठीक हो गया। और ये किसके अंदर होती है, प्लम्बर विंसन सिंड्रोम के अंदर। प्लम्बर विंसन सिंड्रोम किसके अंदर होता है, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के अंदर होता है। ठीक हो गया, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के अंदर। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये क्या है। ये हम इंशाल्लाह ये भी आप लोगों का क्या एक तरह का उसका टॉपिक है जिसको हम कहते हैं कि एक तरह का पैथो का टॉपिक है। ठीक हो गया। उसके बाद आता है कि फॉर एग्जांपल लाई इंजेक्शन। ठीक होगा, लाई इंजेक्शन जो आप लोगों ने बुलाया था। ठीक होगा जी, ये जनाब इसके कुछ कॉजेज होते हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। अब हम आते हैं और डिटेल के अंदर, एक एक पॉइंट को इंशाल्लाह फुल डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं कि हाँ जी जनाब आपका हिसाब क्या होता है। इसके अंदर देखें कि फॉर एग्जांपल अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं इसके अंदर हो क्या। अगर किसी बंदे को सबसे पहले जो मेन यहाँ पर जो मैंने चीज डिस्कस करनी है वो है आपकी गर्ड वाली। ठीक है, गर्ड वाली जो है वो मैं आपको मेन एक्सप्लेन करूंगा। लाई इंजेक्शन होता है LYE। ठीक हो गया। अब हम जो मेन डिस्कस करने लगे हैं वो क्या है आपका एक तरह का आपने कहना है। अब हम जो मेन डिस्कस करने लगे हैं वो है जनाब आप लोगों का गर्ड के, गर्ड के अंदर क्या होता है। गर्ड वैसे मतलब कि एक तरह का बताना तो जो है वो उनको चाहिए जो है फॉर एग्जांपल मेडिसिन के अंदर या पैथो के अंदर ये चीजें हैं, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ कि गर्ड के अंदर क्या होता है। देखें फॉर एग्जांपल गर्ड है क्या, गट ये होती है कि फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक तरह का स्टोमिक है। ठीक हो गया जी, ये जनाब आपकी एक तरह का इंटेस्टाइन ये वो, और ऊपर क्या होती है एक तरह की आपकी एसोफेगस है। अब देखें आप लोगों को पता है कि एसोफेगस के अंदर जो आपकी पीएच होती है स्टोमक की, सॉरी स्टोमक के अंदर जो पीएच होती है वो एसिडिक होती है या बेसिक होती है, पहले मुझे ये बताएं। ये आपकी एसिडिक होती है या बेसिक होती है, जो आपकी पीएच होती है वो होती है आपकी एक तरह की एसिडिक होती है। ठीक हो गया। अब देखें जो आपका एसोफेगस उसकी जो पीएच होती है वो बेसिक होती है एसिडिक होती है, आपने कहना बेसिक होती है। ठीक होगा, बेसिक होती है। अब आगे क्या होता है, आगे ये होता है कि जब अगर फॉर एग्जाम्पल आपका गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स का मतलब होता है बैक फ्लो मारना। अब देखें अगर ये एसिड आपका बैक जाए और आपके ये एसिड की आपके यहाँ पर जनाब एसोफेगस को डैमेज करे, ठीक हो गया, तो क्या होगी, ऊपर हमें जलन होगी। जैसे ही बंदा जो होता है वो खाना खाता है ना, समझ आ रही क्या होता है, खाना खाता है तो खाना खाने के बाद वो कहता है, ये पाकिस्तान में तो तकरीबन बहुत ज्यादा बंदों को है ये वाली गर्ड की डिजीज। अगर वो खाना खाता है वो कहता है कि जब मैं जैसे ही डॉक्टर साहब खाना खाता हूँ तो खाना खाने के बाद मैं लेट जाता हूँ और उसके बाद मेरे जलन होना शुरू हो जाती है। ठीक हो गया, मेरी छाती में जलन होती है, ऐसा लगता है जैसे दिल के अंदर जलन हो रही हो, इसको हम कहते हैं हार्ट बर्न। ठीक हो गया। अक्सर पाकिस्तान के अंदर यही सीन चलता है। तो आपने कहना है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये एसर जो होता है ये वापस जाता है, ये जनाब आपकी एसोफेगस की लाइन को डैमेज करता है, इसकी वजह से इरिटेशन होती है, इसकी वजह से पेन होती है, इसको हम कहते हैं गर्ड। और ये होता है जो कि खाना खाने के बाद आपको अगर अपर यानी कि एसोफेगस वाली जगह पर पेन हो रही है, इसको हम कहते हैं गर्ड। अब देखना होता क्या है, अब देखें कि ये जो आपकी स्टोमक की एपिथेलियम है ये बनी होती है आपकी कोलमनर एपिथेलियम की, किसकी होती है, आपकी कोलमनर एपिथेलियम की बनी हुई है। और जो आपकी एसोफेगस है ये किस एपिथेलियम की बनी होती है, आपकी स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है। कौन सी, आपकी स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है। अब देखें फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 1 सेलुलर अडेप्टेशन पैथोलॉजी, उसके अंदर आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा जिसको हम कहते हैं अडेप्टेशन। कौन था, एक तरह का अडेप्टेशन का टॉपिक। अडेप्टेशन के टॉपिक के अंदर आपने एक टॉपिक छोटा सा पढ़ा होगा जिसको हम कहते हैं मेटाप्लेजिया। क्या कहते हैं, एक तरह का मेटाप्लेजिया।
मेटाप्लेजिया होता है कि एक सेल का दूसरे सेल के अंदर चेंज हो जाना। मेरी बात को गौर कीजिएगा, देखें ये जैसे जैसे एसिड का रिफ्लेक्स आपका बार बार आगे बढ़ता जाता है ना, जैसे जैसे ये एसिड का रिफ्लेक्स बढ़ता जाता है ना, तो ये एसिड का रिफ्लेक्स जो होता है ये आपके एसोफेगस को डैमेज करता है। जब ये एसिड का रिफ्लेक्स आपके एसोफेगस को डैमेज करता है तो आपका जो स्टोमिक है वो तो है कोलमनर एपिथेलियम का, और जो आपका एसोफेगस है वो है स्क्वेमस एपिथेलियम का। तो जो आपकी स्क्वेमस एपिथेलियम होती है वो आपकी कोलमनर एपिथेलियम के अंदर चेंज हो जाती है। समझे कि नहीं समझे? आपकी एसोफेगस के अंदर भी आपकी कोलमनर एपिथेलियम हो जाती है, यानी कि जो स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, कौन सी आपकी एक तरह की स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, वो किसके अंदर है? आपकी कोलमनर एपिथेलियम के अंदर। जब आपकी स्क्वेमस एपिथेलियम आपकी कोलमनर एपिथेलियम के अंदर चेंज हो गई तो मुझे ये बताएं कि आपकी एक एपिथेलियम दूसरी एपिथेलियम के अंदर चेंज हो रही है कि नहीं हो रही? शाबाश, ये बताइएगा जी। आपकी एक एपिथेलियम आपकी दूसरी एपिथेलियम के अंदर चेंज हो रही है कि नहीं हो रही? सिंपल सी बात हो रही है। जब आपकी एक एपिथेलियम दूसरी एपिथेलियम के अंदर चेंज हो रही है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मेटाप्लेजिया। तो ये मेटाप्लेजिया की कंडीशन होगी। सबसे पहले जो मैंने बात शुरू की थी, मैंने क्या कहा था कि देखें अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे को एसिड हो जाए तो एसिड की वजह से उसकी जो खुराक है एसिड ऊपर की तरफ जाए, स्टोमक एसोफेगस में जाए, इसकी वजह से जो डिजीज होती है उसको हम कहते हैं GERD एसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। और इसके अंदर क्या होता है कि आपकी एसोफेगस की जो लाइनिंग होती है वो जनाब डैमेज होती है। इसकी वजह से क्या होती है कि एसोफेगस जो होता है वो जनाब आपका एक एसोफेगस जो होती है वो आपकी नॉर्मल स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि वो जनाब आपकी कोलमनर एपिथेलियम के अंदर चेंज होना शुरू हो जाएगी, जिसको आप कहते हो मेटाप्लेजिया। और जब ये मेटाप्लेजिया हो जाता है ना तो इस कंडीशन में अब इस एसोफेगस का नाम बदल जाता है और इसको हम कहते हैं बैरेट एसोफेगस। क्या कहते हैं? एक तरह का बैरेट एसोफेगस। ठीक हो गया। अब देखें ये बैरेट एसोफेगस बन गई और अभी तक भी डॉक्टर के पास पेशेंट गया, डॉक्टर के पास जाकर कहता है तो जब मैं खाना खाता हूँ जलन बहुत होती है, मेरा बस हो गई, ये हो गया वो हो गया। डॉक्टर उसको कहता है आपने स्पाइसी फूड्स नहीं खानी, सिगरेट का इस्तेमाल नहीं करना, कॉफी का इस्तेमाल कम कर देना है, आपने जो है वो जनाब आपका ये मेडिसिन आपने पूरे टाइम पर लेनी है। ठीक हो गया। लेकिन जो मरीज है वो कहता है 2 दिन की जिंदगी है, कॉफी वगैरह बड़ा रज के पीता है और उसके बाद जनाब सिगरेट भी पीता है और उसके बाद मेडिसिन भी नहीं खाता। तो फिर क्या होता है कि यही जो बैरेट एसोफेगस होती है वो आपके कैंसर के अंदर चेंज होती है, जिसको हम कहते हैं एडिनोकार्सिनोमा। जी जी जनाब, विटामिन ए जो होता है उसकी डेफिशिएंसी जनाब आपका एक तरह का एडिनोकार्सिनोमा हो सकता है, स्क्लेरोडर्मा की वजह से एडिनोकार्सिनोमा हो सकता है, उसके बाद नाइट्रोसोमाइन की वजह से आपका एसोफेजियल कार्सिनोमा हो सकता है, जो बारबेक्यू वगैरह करते हैं उनके अंदर भी हो सकता है। लेकिन अभी थोड़ा सा वेट करें, वो पॉइंट्स आपके जब आपका लेक्चर पूरा हो जाएगा तब इंशाल्लाह आपको कोई भी पॉइंट आपका रहता नहीं होगा। ठीक हो गया। तो ये बातें आप लोगों को मेरे ख्याल में पता लग गई। कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ ना आई हो अभी तक, कोई ऐसा बच्चा जिसको ये GERD के अंदर समझ ना आई हो, तो GERD आपका इस तरह करवाता है। GERD का जो मैकेनिज्म है ये आपको पता होना चाहिए, ये एमसीक्यूज अक्सर आते होते हैं। अब हम आ जाते हैं आगे। आगे कौन से फीचर्स होते हैं जो कि रिस्क फैक्टर्स के अंदर हम लोगों ने दिखे थे। अब आपने मुझे रिस्क फैक्टर्स बताते जाना है कि हाँ जी जनाब मैंने रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से लिखवाए थे। शाबाश, नंबर शुरू करें। नंबर 1, इस हिसाब से फिर कुछ नहीं खाना चाहिए। इस हिसाब से आप लोग दूध पी सकते हैं कि नहीं पी सकते? इस हिसाब से आप पानी पी सकते हैं कि नहीं पी सकते? इस हिसाब से जनाब आप कौन सी खाना नहीं खा सकते, मुझे ये बताएं। बारबेक्यू ठीक हो गया जनाब। हम वो कौम है जो ईद वाले दिन बारबेक्यू करते हैं। ठीक है। आक्लेजिया कार्डिया जो है, आग्लेजिया कार्डिया जो है वो आपका पैथो का दूसरा टॉपिक है, उसकी तरफ अभी मैं नहीं जाना चाहता। उसके अंदर क्या होता है कि आपका स्फिंक्टर जो होता है वो डायलेट होना शुरू हो जाता है, इसके अंदर डायलेट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो खुराक होती है वो स्टोमिक के अंदर नहीं जाती और खुराक जो होती है वो एसोफेगस के अंदर ही रहती है, और यही जो खुराक होती है वो आपकी एसोफेगस को डैमेज करना शुरू कर देती है। इसकी वजह से रीगर्जिटेशन होती है, बंदे को थोड़ी सी उल्टी शुल्टी भी आती है, ये सारे हिसाब होते हैं। ठीक है। तो हम इंशाल्लाह जीआईटी के अंदर इसको फुल डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। एक एक पॉइंट जो ना अभी मैंने बताया है इसके ऊपर अगर हम इसको डिटेल के अंदर देखें तो ये बहुत लंबा टॉपिक है, ये छोटा टॉपिक नहीं है। तो ये चीजें आप लोगों ने नोट करनी है। तो सबसे पहले आप मुझे बताते जाए नंबर 1 रिस्क फैक्टर कौन सा था? शाबाश है, रिस्क फैक्टर का बताएं, जल्दी करें जल्दी करें। जो आपका पहला रिस्क फैक्टर है, पहला रिस्क फैक्टर GERD हो गया। उसके बाद रिस्क फैक्टर बताएं, और कौन सा रिस्क फैक्टर है? अल्कोहल, तंबाकू। उसके बाद नंबर 3 पर कौन सा रिस्क फैक्टर है? नंबर 3 पर हॉट टी। आप लोगों ने लिखवाने, अब मैंने तो लिखवाए हुए ना। उसके बाद कौन सा है? हॉट टी के बाद
आकलेजिया। नंबर 5 के ऊपर प्लमर विल्सन सिंड्रोम। इसके बाद और विटामिन ए भी लिख लें, विटामिन ए डेफिशिएंसी, ठीक हो गया। नाइट्रोसोमाइन भी लिख लें, नाइट्रोसोमाइंस ये भी लिख लें। नंबर 8 के अंदर आप लिखें कि स्क्लेरोडर्मा भी लिख लें, स्क्लेरोडर्मा। ग्रुप ए वाले जो होते हैं उसके अंदर भी लिख लें, अगर किसी का ग्रुप ए होता है, ठीक है, ब्लड ग्रुप ए, उसके अंदर भी विटामिन ए के ये इसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब देखें गर्ड अगर पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एडिनोकार्सिनोमा, तो आपने क्या बताना है? गर्ड। अगर पूछा जाए मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, तो आपने बताना है अल्कोहल, तंबाकू। अगर पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एसोफेजियल कार्सिनोमा, तो फिर भी आपने बताना है अल्कोहल और तंबाकू। ये 3 एमसीक्यूज यहाँ पर बनते हैं, ठीक है, जो आप लोगों को पता होने चाहिए। अब हम आते हैं आगे, और आगे देखते हैं और क्या सीन है, आगे देख लें। आगे आप लोगों को जिस बात का पता होना चाहिए वो ये है कि देखें, अगर फॉर एग्जांपल ये आपका एक तरह का जो मेन क्वेश्चन के अंदर आता है, और ये मुझे भी इस बार क्वेश्चन आया हुआ था। देखें ये फॉर एग्जांपल आपकी एसोफेगस, यहाँ पर कैंसर हो गया, तो मुझे ये बताएं कि इसके अंदर सही तरह आप सॉलिड पार्टिकल की जो खुराक होगी वो खा सकेंगे? पहले तो ये बताएं, शाबाश, ये बताएं। नहीं, तो अगर फॉर एग्जांपल आप खुराक खा नहीं सके, तो इसको हम क्या कहते हैं? डिस्फेजिया कहते हैं। क्या कहते हैं आपने? एक तरह का डिस्फेजिया, ठीक हो गया। आपने कहना है अगर फॉर एग्जांपल किसी भी जगह पर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि एक तरह का एक ऐसा बंदा जिसकी 55 इयर्स ओल्ड एज है, जिसकी 60 इयर्स ओल्ड एज है, और वो जनाब सॉलिड पार्टिकल का इंटेक नहीं कर रहा या वो पानी नहीं पी रहा, कोई भी अगर डायग्नोज नहीं हुआ, तो आप उसको एसोफेजियल कार्सिनोमा का डायग्नोज कर सकते हो। समझ आ रही है? अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक बंदा आता है, उसकी उम्र 55 साल, वो कहता है डॉक्टर साहब मैं खाना खाता हूँ, मुझसे खाना नहीं खाया जा रहा, मैं पानी पीता हूँ, अब मुझसे पानी भी नहीं पिया जा रहा, पहले मैं खाना खाता था, खाना नहीं खाया जाता था, मुझसे पानी तक भी सही तरह पिया नहीं जाता, ठीक हो गया। तो अब मुझे क्या हो सकता है? आपने अपने माइंड में सोच लेना है कि इसके जो चांसेस हैं वो एसोफेजियल कार्सिनोमा के हैं, ठीक हो गया। उसके बाद देखें, क्योंकि ये सारी चीजें हैं ना। अब देखें जब ये खुराक आपकी से खाई नहीं जाएगी, तो खुराक आपके पीछे जाएगी कि नहीं जाएगी? पहले तो ये बताएं, शाबाश, खुराक आपके पीछे जाएगी ना। तो जब आपकी ये खुराक पीछे जाएगी, तो भाईजान कभी कभी ऐसे होता है कि ये खुराक आपकी एयरवे ट्रैक, लंग्स के अंदर आ जाती है। जब आपकी ये खुराक लंग्स के अंदर आ जाती है, तो इसकी वजह से जो होगा आपको नमूनिया होता है, और ऐसा नमूनिया जिसमें खुराक आपके लंग्स के अंदर जाए उसको हम कहते हैं एस्पायरेशन नमूनिया। क्या कहते हैं? एक तरह का एस्पायरेशन नमूनिया कहते होते हैं। ये आपको होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि बंदे का वेट लॉस होगा कि नहीं होगा? सिंपल सी बात है यार, वेट लॉस होगा। आपने कहना वेट लॉस होना शुरू हो गया, ठीक हो गया। वेट लॉस, डिस्फेजिया, उसके बाद एस्पायरेशन नमूनिया, हॉर्सनेस भी हो सकती है इसके अंदर, ठीक हो गया। और इसमें लिम्फोएडिनोपैथी होती है, तो एक तरह की लिम्फोएडिनो एटलेक्टेसिस इतना नहीं हो, इसमें इतने खास चांसेस नहीं होते हैं। लिम्फोएडिनोपैथी, ठीक हो गया, लिम्फोएडिनोपैथी ये भी हो जाता है, ठीक है। ये जनाब आपको पता होना चाहिए कि मेन ये है, ठीक है। फ्लूइड्स वगैरह जाता है, हो सकता है, लेकिन उसमें मेन वो वाला इतने हिसाब, तो मेन आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं आगे, और आगे देखते हैं कि हाँ जी जनाब इसकी वजह से क्या हो सकता है। यहाँ तक हमने देखा। अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन के अंदर क्या आएगा, जिस बंदे को फॉर एग्जांपल एक तरह का एसोफेजियल कार्सिनोमा होगा, उसको जनाब खाना खाने में मसला होगा, डिस्फेजिया होगा, उसको पहले सॉलिड पार्टिकल से, फिर उसको लिक्विड पार्टिकल से, फिर उसके बाद जनाब उसका एक तरह का मतलब कि आपने ये कहना है कि हाँ जी जनाब उसका जनाब जो सीन बन सकता है, वो आपने ये कहना है कि इसके अंदर जो सीन बन सकता है वो ये हो सकता है कि जो आप लोगों का वेट लॉस हो सकता है, ठीक है, वेट लॉस। उसके अंदर आपने कहना है एस्पायरेशन नमूनिया हो सकता है, हॉर्सनेस हो सकती है, लिम्फोएडिनोपैथी हो सकती है। उसके बाद ये सारी फीचर्स आप लोगों ने बताने। रीगर्जिटेशन हो सकती है। रीगर्जिटेशन का मतलब होता है कि खुराक आपकी ऊपर आ रही है, खुराक आपकी कहाँ आ रही है? एक तरह की ऊपर आना शुरू हो जाएगी, इसको हम कहते हैं रीगर्जिटेशन। अब हम आते हैं आगे, और आगे देख आगे क्या हिसाब है। वॉमिटिंग हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन और अनीमिया भी हो सकती है, खुराक ना किसी जगह पर कुछ जा रही। अच्छा जी, अब हम आते हैं इन्वेस्टिगेशन की तरफ। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले हम जो एक तरह की पहले जो इन्वेस्टिगेशन करते होते हैं, वो हम करते हैं एक तरह का फॉर एग्जांपल बैरियम सवालो। क्या करते हैं? एक तरह की बैरियम सवालो इन्वेस्टिगेशन, बैरियम सवालो इन्वेस्टिगेशन, ठीक होगा, आप ये करते होते हो। नंबर 2 आपके इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, इसके अंदर अनीमिया हो सकता है कि नहीं हो सकता?
कोई ऐसी डिजीज हमने पढ़ी हो, एनीमिया की वजह से भी जनाब आपको क्या हो सकता है, एक तरह का एसोफेजियल कार्सिनोमा हो सकता है। हम लोगों ने कुछ ऐसा पढ़ा था कि एनीमिया की वजह से आपको एक तरह का एसोफेजियल कार्सिनोमा हो सकता है। तो हम हीमोग्लोबिन चेक कर सकते हैं कि नहीं? सीबीसी हम करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? सीबीसी, ठीक हो गया। यानी कि हम सीबीसी भी करवाएंगे। तो सीबीसी के अंदर हम क्या देखेंगे कि हीमोग्लोबिन की वजह से भी आपका क्या हो सकता है, एक तरह का कार्सिनोमा हो सकता है। उसके बाद और आप क्या देख सकते हैं, आप जो नंबर 3 पर टेस्ट करवाते होते हो वो करवाते होते हो एक तरह का इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, जिसको हम कहते हैं सीटी और एमआरए। सीटी और एमआरए ये आपका होता है, ठीक है। तो ये जनाब आपकी इन्वेस्टिगेशन हो गई, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम आ जाते हैं जनाब आपका नेक्स्ट आगे कुछ पॉइंट्स को देखते हैं, जिसको हम कहते हैं कि टीएनएम स्टेज क्या होती है, यानी कि ये आपका आगे भी फैल सकता है कि नहीं फैल सकता, जो आपकी टीएनएम क्लासिफिकेशन है। देखें, एक मेरी बात को याद कीजिएगा, जहां पर भी आप टीएनएम क्लासिफिकेशन करेंगे ना, वो सिवाय रट्टे के कुछ भी नहीं होता, ठीक हो गया। टीएनएम क्लासिफिकेशन को सिर्फ आपने रट्टा ही लगाना होता है। हम जो जिन्होंने पढ़ाना होता है वो सिर्फ आपको बता सकते होते हैं कि हाँ जी जनाब इसका ये मतलब है। बाकी इसको कोई प्रॉपर लॉजिक की तरह नहीं होता कि हाँ जी जनाब इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, क्योंकि आपके हर तरह के जो बॉडीज के जो टिश्यूज होते हैं, जो बॉडीज के जो पार्ट्स होते हैं, उनका एक अलग क्राइटेरिया होता है, और हर तरह की जो डिविजन्स होती हैं उनको हम अलग बेस के ऊपर हम डिवाइड करते होते हैं। इस वजह से इसका जो मेन चीज होती है वो रटा होती है। तो सबसे पहले हम जो टीएनएम स्टेज के अंदर देखेंगे, आपका टीएनएम स्टेज, अब हम देखने लगे कि टीएनएम स्टेज क्या होती है। टी को जब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं तो टी का मतलब होता है कि हाँ जी जनाब आपका एक तरह का साइज है, ठीक हो गया, कि साइज क्या है। अगर फॉर एग्जाम्पल हम ये देखें कि T1S का मतलब होता है ट्यूमर इन सेटू। ट्यूमर इन सेटू, आपने कहना ट्यूमर इन सेटू। ट्यूमर इन सेटू का मतलब होता है कि जहां से आपकी ट्यूमर ओरिजिन हुई थी अभी तक वो वही है, वहां से आगे किसी जगह पर हिली हुई नहीं है, ठीक होगा, किसी और जगह पर आपकी गई नहीं है। उसके बाद हम जो डिस्कस करते होते हैं, आपका आ जाता है जनाब आपका एक तरह का T1 के अंदर आपका जो होता है, इसको हम कहते होते हैं एक तरह का सब म्यूकोसा आपका इन्वॉल्व हो गया। कौन सा इन्वॉल्व हो गया? आपका एक तरह का सब म्यूकोसा आपका इन्वॉल्व हो गया। T2 के अंदर क्या होता है? T2 के अंदर आपका आता है एक तरह का मस्कुलारिस। क्या होता है? एक तरह का मस्कुलारिस आता है, ठीक होगा। T3 के अंदर क्या होता है? T3 के अंदर आपका आता है एक तरह का एडवेंटिशिया। क्या आता है? एक तरह का एडवेंटिशिया, ठीक हो गया। उसके बाद T4 का के अंदर क्या आता है? T4 के अंदर आता है एडजेसेंट स्ट्रक्चर। एडजेसेंट स्ट्रक्चर देखें, सबसे पहले आपने देखना है कि ट्यूमर इन सेटू किसी किसी बुक में T1 को एज अ सब म्यूकोसा और T2 को म्यूकोसा के नाम से भी लिया जाता है। ये भी लिख लीजिएगा, ये ना कोई बुक के सामने लिखा है और कायदे सर इसके ऊपर तो कुछ और लिखा होगा, तो मैं इस वजह से पहले ही आपको बता देता हूँ, ठीक हो गया। किसी किसी बुक में T2 को एज अ म्यूकोसा के तौर पर लेते हैं, किसी किसी बुक में T2 को मस्कुलारिस के तौर पर लेते हैं, ठीक हो गया जी। T1S का मतलब क्या होता है? ट्यूमर इन सेटू। T2 का मतलब क्या होता है? और सॉरी, T1 का मतलब क्या होता है? सब म्यूकोसा। T2 का मतलब क्या होता है? मस्कुलारिस म्यूकोसा कह सकते हैं। T3 का मतलब क्या होता है? एडवेंटिशिया। T4 का मतलब क्या होता है? एक तरह का एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं रीजनल लैम्फ नोड्स, ठीक होगा। लैम्फ नोड्स का मतलब क्या है? लैम्फ नोड्स का मतलब ये होता है, अगर तो हम ये कहते हैं N0 आपने कहना है नो लैम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट। लो लैम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, किसी भी तरह के लैम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होगी। N1 आपने कहना है जो रीजनल लैम्फ नोड्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट हुई है। आपने कहना रीजनल लैम्फ नोड्स इन्वॉल्वमेंट है। अब रीजनल लैम्फ नोड्स क्या हो सकते हैं? अच्छा जी, रीजनल लैम्फ नोड्स के मतलब बताएगा कि कौन कौन से रीजनल लैम्फ नोड्स इसके अंदर आते हैं। सिंपल सी बात है यार, आपके इसके अंदर 3 तरह के लैम्फ नोड्स आते हैं। अब देखें कि फॉर एग्जांपल कौन से 3 तरह के आ सकते हैं। हाँ जी, कोई ऐसा हो जो बताना चाहता हो। फॉर एग्जांपल आपने ये कहना है कि ये देखें, ये अपर 1/3 था, ये मिडिल 1/3 था, ये लोअर 1/3 था। इनके 3 लैम्फ नोड्स होते हैं। कौन कौन से होंगे? शाबाश। हाँ जी, कौन कौन से हो सकते हैं? चलो जी, अपर 1/3 में होते हैं सर्वाइकल, मिडिल 1/3 में होते हैं थोरेसिक, लोअर 1/3 में होते हैं अब्डोमिनल, ठीक हो गया। थोरेसिक को आप मेडिएस्टिनल के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। मतलब के थोरेसिक को आप मेडिएस्टिनल नाम से भी जान सकते हैं, जो आप कहना चाहे। N2 का मतलब क्या है? डिस्टेंट। कौन था? एक तरह का डिस्टेंट लिम्फोडेनोपैथी। अब हम आ जाते हैं मेटास्टेसिस की तरफ। मेटास्टेसिस के अंदर जो आप चीजें डिस्कस करते हो, तो एक होता है जनाब आपका एक तरह का M0। M0 का मतलब होता है कि जनाब किसी तरह की कोई मेटास्टेसिस नहीं हुई, और M1 का मतलब होता है कि डिस्टेंट मेटास्टेसिस हो चुकी है, नो मेटास्टेसिस। M1 का मतलब होता है मेटास्टेसिस हो चुकी है। अब हम आ जाते हैं जनाब इसका ट्रीटमेंट की तरफ, और ट्रीटमेंट को देखते हैं कि इसका हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ट्रीटमेंट देखें, ट्रीटमेंट के अंदर आप लोगों को जिस बात का पता होना चाहिए वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपने देखना है कि अगर तो शुरू में आपके पास जल्दी कोई पेशेंट आ जाता है तो उसके अंदर हम करते हैं सर्जरी।
क्या करते हैं, एक तरह का सर्जरी करते होते हैं। उसके अंदर हम कौन सी सर्जरी करते हैं, उसके अंदर होता है कि और अर्ली जो स्टेज होती है उसमें बंदा ठीक होने के चांसेस भी होते हैं, ये नहीं कि ठीक होने के साथ चांसेस नहीं होता। और इसके साथ हम रेडियो कीमोथेरेपी भी साथ इस्तेमाल करते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल ये बंदा एक है ना, ठीक हो गया, ये जनाब उसका स्टोमिक है, हम क्या करते हैं एक तरह का, और उसके एसोफेगस के अंदर कैंसर है। जब उसके एसोफेगस के अंदर कैंसर होता है तो हमारा ये बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप पूरी की पूरी जो एसोफेगस होती है वो कट कर देते हो भाईजान। ठीक हो गया, पूरी की पूरी जो एसोफेगस होती है वो क्या करते हो, एक तरह की कट करते हो। जब आप पूरी की पूरी एसोफेगस कट कर देते हो, थोड़ी सी सिर्फ एसोफेगस छोड़ते हो, मतलब अगर इतनी एसोफेगस है ना, इस एसोफेगस में से सिर्फ ये सारी एसोफेगस आप कट कर देते हो। ठीक हो गया, साथ रीजनल लिम्फ नोड्स को भी कट कर देते हो आप, यानी कि कैंसर आगे फैले ना। जब आपका ये कट हो गया, फिर आगे आप क्या करते हो, आपने एसोफेगस का ये थोड़ा सा जो पार्ट बचता है ना, ये वाला जो इतना सा पार्ट बचता है, इसको आप यहाँ पर मैदे के साथ लगा देते हो। इसको आप कहते हैं एसोफेगो गैस्ट्रोस्टोमी। नंबर 1 ट्रीटमेंट प्लान क्या होता है आपका, एसोफेगो गैस्ट्रोस्टोमी, एक आपका ये मेथड होता है। दूसरा मेथड क्या होता है, दूसरा मेथड आपका ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपको जो पता होना चाहिए वो ये है कि देखें आपका, हम पता क्या करते हैं, हम आपका एसोफेगस तो सारे का सारा कट कर ही देते हैं। एसोफेगस के साथ हम जो मेन इसके साथ करते होते हैं, हम जनाब इधर से ये, अगर स्टोमक की इन्वॉल्वमेंट हो गई है तो हम स्टोमिक को भी कट कर देते हैं। जब हम स्टोमिक को भी कट कर देते हैं तो फिर क्या रहेगा भाई, फिर हम जो करते हैं, हम ये एसोफेगस के पोर्शन को आपके जूजिनम के साथ जोड़ते हैं। इसको हम कहते हैं एसोफेगो जूजिनोस्टोमी। क्या कहते हैं, एक तरह का एसोफेगो जूजिनोस्टोमी। और मोस्ट कॉमनली जो इन्वॉल्व होती है वो एसोफेगो जूजिनोस्टोमी हम यही करते होते हैं। ये आपकी मेनली हम ये करते होते हैं अगर किसी बंदे को गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। और अगर फॉर एग्जांपल स्टेज बढ़ चुकी है तो उसके अंदर जनाब आपका जो ट्रीटमेंट होता है वो आप लोगों ने कहना है कि इसके अंदर जो आपका ट्रीटमेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ पैलिएटिव ट्रीटमेंट होता है। उसके अंदर हम यही कहते हैं कि बचाने की थोड़ी बहुत चांसेस करते हैं कि थोड़े बहुत बच जाए, वरना ऐसा कोई बचने की कोई उम्मीद नहीं होती उसकी। मतलब बचता तो नहीं है, लेकिन ये है उसको जनाब घर वालों को पता बता देते हैं कि आपके बंदे को बचने के चांस नहीं है। ठीक है, और उसके बाद कीमोथेरेपी लगवाते रहते हैं। जब अल्लाह का हुक्म होता है फिर वो बंदा भी निकल जाता है। हाँ जी, यहाँ तक किसी बंदे को क्वेश्चन है वो बंदा पूछ सकता है। गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा का दूसरा नाम होता है एडिनो कार्सिनोमा। क्या होता है आपका, एक तरह का एडिनो कार्सिनोमा भी हम कहते होते हैं, यानी कि गैस्ट्रिक कार्सिनोमा को हम एडिनो कार्सिनोमा के तौर पर भी ले लेते होते हैं। नंबर 1 आपको बात का पता हो। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब, इसका गैस्ट्रिक कार्सिनोमा की एक तरह की कुछ टाइप्स होती हैं जो कि रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जो कि जनाब हम इसके तौर पर लेते होते हैं। ठीक हो गया, इसके हम कौन कौन से एक तरह के रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो ये होते हैं, आपने कहना रिस्क फैक्टर्स, यहाँ पर लिख लें। गैस्ट्रिक कार्सिनोमा के रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा कि आपके एक तरह के अडीनो कार्सिनोमा होता है। ठीक हो गया, अडीनो कार्सिनोमा की जब भी हम बात करते हैं इसका मतलब होता है ग्लैंड्स। ठीक है, और इसके बाद आपके क्या होते हैं, एक तरह के रिस्क फैक्टर्स। तो रिस्क फैक्टर्स के अंदर हम जो बात करते होते हैं, जो कि जनाब आपके मोस्ट कॉमनली रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, एक तो होते हैं जनाब आपकी जेनेटिक्स। फॉर एग्जांपल फैमिलियल हिस्ट्री, अगर किसी के घर में किसी को मैदे का कैंसर हुआ होगा तो चांसेस ये होंगे कि हाँ जी जनाब उनमें से आगे भी किसी को मैदे का कैंसर हो जाए। ठीक हो गया, और उसमें से मोस्ट कॉमनली किन को होता है, ब्लड ग्रुप ए वालों को। ब्लड ग्रुप ए में आपने देख लेना जीआईडी के कैंसर कौन से ब्लड ग्रुप में होते हैं। अगर कभी भी कोई बात आए कि हाँ जी जनाब आपके जीआईडी के कैंसर कौन से ब्लड ग्रुप में होते हैं, तो आपने कहना है कि यार ब्लड ग्रुप जो ए होता है ना, उनमें जनाब जो कैंसर होते हैं वो जनाब एक तरह का ए वाले में होते हैं चांसेस ज्यादा। ठीक हो गया, उसके बाद आपकी फॉर एग्जांपल स्मोकिंग जो है, वो स्मोकिंग इसकी वजह से हो सकता है। उसके बाद जो आप लोगों का होता है फॉर एग्जांपल, मतलब कि इसके अंदर अल्कोहल आ जाती है, क्या जाती है, एक तरह की अल्कोहल की वजह से भी हो सकता है। उसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके नाइट्रेट्स की वजह से हो सकती है। अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा आपका गैस्ट्रिक कार्सिनोमा कहाँ पर है, तो आप कह सकते हो कि जापान का जो आपका है ना कंट्री, जापान के अंदर मोस्ट आपका सबसे ज्यादा जापान के अंदर होता है। ठीक हो गया, उसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब आपका पेप्टिक अल्सर की वजह से हो सकता है, पेप्टिक अल्सर की वजह से हो सकता है। उसके बाद आपने बताना गैस्ट्रिक पॉलिप की वजह से हो सकता है, गैस्ट्रिक
पोलिप की वजह से हो सकता है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने गैस्ट्राइटिस की वजह से हो सकता है, ठीक हो गया जी। उसके बाद आपका ये हो सकता है पर्निशियस अनीमिया की वजह से, किसकी वजह से हो सकता है, एक तरह का पर्निशियस अनीमिया की वजह से हो सकता है। तो ये जनाब इसके रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि जनाब रटना है और उसको आपने याद करना है कि ये कैसे होते हैं, ठीक हो गया। रिस्क फैक्टर्स हो गए। रिस्क फैक्टर्स के बाद आप लोगों ने एक और पॉइंट की तरफ आना है जिसमें से जनाब आपका आ जाता है गैस्ट्रिक कार्सिनोमा के क्लिनिकल फीचर्स के। कौन से क्लिनिकल फीचर्स है, यहाँ पर लिख लें क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स के अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो बंदा जिसको फॉर एग्जांपल एक तरह का गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, सबसे पहले तो आपने कहना ओल्ड एज 55 इयर्स के राउंड अबाउट उसकी एज होगी। ओल्ड एज का जिक्र आपने लाजमी करना है, नंबर 1। नंबर 2 आपने ये बात करनी है कि देखें ये बंदा जो होगा इसको एपिगैस्ट्रिक रीजन पर पेन होगी, एपिगैस्ट्रिक रीजन पर पेन होगी। आपने देखना एपिगैस्ट्रिक रीजन पेन, जब आपको एपिगैस्ट्रिक रीजन पर पेन होगी तो इसके साथ और क्या होता है, आपने कहना है कि ये बंदा जो होता है इसको खुराक तो सही तरह ये खाता नहीं है। जब ये खुराक सही तरह नहीं खाता तो वेट लॉस होगा कि नहीं होगा, तो सिंपल सी बात आपने कहना वेट लॉस होगा। और उसके बाद आपने कहना है कि जब ये खुराक नहीं खा रहा तो खुराक ना खाने की वजह से इसको अनीमिया भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक तरह का अनीमिया भी हो जाएगा। उसके बाद आपने ये कहना है कि कभी कभी इसको खून की उल्टी भी आती है जिसको हम कहते हैं हिमेटोमेसिस, हिमेटोमेसिस, ठीक होगा। यानी कि ये आपने फीचर्स आपने लाजमी याद रखने। कौन कौन से देखें, एक तो उसको क्या होती है अपर जीआई में एक तरह की पेन होती है, ठीक हो गया। उसके बाद क्या होता है जिसको हम डिस्पेप्सिया कहते होते हैं, वो एज जो है वो तकरीबन 55 साल से ज्यादा होती है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना होता है, इसके अंदर क्या होता है एक तरह का वजन कम होना शुरू हो जाता है, ठीक हो गया, वजन कम होना शुरू हो जाता है, वेट लॉस, उसके बाद अनीमिया होता है, हिमेटोमेसिस होती है। ये सारे फीचर्स आपको पता होने चाहिए। इसके बाद लॉस ऑफ एपीटाइट, वो भी एक तरह का कैंसर का फीचर होता है, लॉस ऑफ एपीटाइट हो गया, ठीक हो गया। ये सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। फीवर भी हो जाता है क्योंकि फीवर भी इसका एक है। क्लिनिकल फीचर्स आपके ये हो गए। अब हम आते हैं कुछ एमसीक्यू पॉइंट जो को पता चाहिए और इसमें से एमसीक्यू। एक मेरी बात को याद कर लीजिएगा, कभी भी क्वेश्चन के अंदर आए कि ओल्ड एज के साथ बंदा है, ठीक हो गया, उसके बाद उसको जनाब एक तरह का डिस्पेप्सिया है, ठीक हो गया, रीजन पेन है, उसकी एज ज्यादा है, वजन कम हो रहा है, आपने आंखें बंद करके कहना स्टोमिक का कैंसर है, ठीक होगा। आपने क्या कहना एक तरह का स्टोमिक का कैंसर है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो फीचर्स हैं वो आपके आ जाए तो आपने कहना ये कौन सा कैंसर, आपके एक तरह का स्टोमिक का कैंसर होता है। अब देखें यहाँ पर 2-3 बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आता है कि एक बंदा जिसकी उम्र 55 साल है, उसको एपिगैस्ट्रिक रीजन पर पेन है, उसको एनोरेक्सिया है, उसका वजन कम हो रहा है, ठीक हो गया, और इनके साथ इन सारी बातों के साथ एक और लाइन ऐड कर दी जाए, वो कौन सी लाइन है वो भी मैं लिखवाता हूँ आपको। इनके साथ ये लाइन लिख लें और उसके बाद जब भी मैं लाइन लिखवाने लगा साथ आपने ये लाइन ऐड करनी है, ठीक हो गया। कि अगर फॉर एग्जांपल ये लाइनें ऐड हो जाएं तो आपने क्या कहना है, इसको क्या एक तरह का आपने ये कहना है कि यार इसको एक तरह का गैस्ट्रिक कार्सिनोमा है। अब देखें वो लाइनें क्या है। अगर फॉर एग्जांपल ना किसी बंदे को गैस्ट्रिक कार्सिनोमा हो ना, तो वो कैंसर किसी और जगह पर भी फैल जाता है। सबसे पहले आप लोगों को इस बात का पता हो। अगर तो फॉर एग्जांपल पेरी अम्बिलिकल रीजन पर कैंसर फैल गया, पेरी अम्बिलिकल रीजन पर कैंसर फैल गया है, तो आपने इसको कहता है सिस्टर मैरी जोसेफ नोड्यूल्स। क्या कहते हैं आपका, सिस्टर मैरी जोसेफ नोड्यूल्स, ठीक हो गया। आपने इसको ये कहना है सिस्टर मैरी जोसेफ नोड्यूल्स। नंबर 2, अगर तो फॉर एग्जांपल ये आपकी सुपरा क्लेविकुलर नोड में फैल चुका है, सुपरा क्लेविकुलर नोड में फैल चुका है, जो कि बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है, इसको आप कहते हैं विर्चुअस नोड। ये एमसीक्यूज आते होते हैं कि विर्चुअस नोड क्या किस में होता है, आपने कहना गैस्ट्रिक कार्सिनोमा में। विर्चुअस नोड में कौन सा आपके लिम्फ नोड इन्वॉल्व होता है, आपने कहना सुप्रा क्लेविकल। पैराअम्बिलिकल रीजन किस में इन्वॉल्व होता है, आपने कहना सिस्टर मैरी जोसेफ में, ठीक हो गया। इसके बाद आपका आपने कहना है कि हाँ जी जनाब पैरीअम्बिलिकल रीजन हो सकता है। उसके बाद आपने कहना है लेफ्ट सुप्रा क्लेविकुलर रीजन हो सकता है। उसके बाद ये होता है आपका एक तरह का, और उसके बाद आपकी ओवरीज दोनों इन्वॉल्व हो सकती है फीमेल की, बायलेटरल ओवरीज अगर इन्वॉल्व हो जाए। ये 3 बातें 3 एमसीक्यूज हैं। आपने कहना इसको हम कहते हैं क्रूकनबर्ग साइन। अगर पूछा जाए कि क्रूकनबर्ग साइन पॉजिटिव है विद एक बड़ी साल का बंदा है, उसका जनाब वजन कम हो रहा है, साथ वो कहते हैं क्रूकनबर्ग साइन है, आपने कहना है कि ये जनाब गैस्ट्रिक कार्सिनोमा बायलेटरल कार्सिनोमा ओवरीज के अंदर। अगर वो कहता है विर्चुअस नोड है,
आपने कहना भाईजान सिंपल सी बात है, ये भी गया। अगर कहता है सिस्टर मैरी जोसेफ का वाली बात है, आपने फिर भी इसकी तरफ जाना है। ठीक हो गया। अब हम आते हैं जनाब आगे, और आगे देख लेते हैं कि आगे क्या हिसाब है। इसको अभी मुझे डिलीट करना पड़ेगा। अगर किसी ने फोटो शोटो लेनी है समझ आने के लिए तो वो ले लें, वरना हम नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करने लगे। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स हो गए। उसके बाद हम आते हैं टीएनएम स्टेज की तरफ। टीएनएम स्टेज के बाद हम आएंगे दूसरा। टीएनएम स्टेज क्या है? टीएनएम स्टेज जैसा कि मैंने पहले कहा था कि ये आप लोगों ने रट्टा ही लगाना है भाईजान। इसके अंदर कोई ये नहीं है कि हाँ जी ना मैं कहूँ कि आप इस तरह इसको इस तरह याद कर सकते हो, ठीक हो गया, वो वाला हिसाब नहीं होता। बाकी मैंने आप लोगों को बता दिया, किसी किसी बुक के अंदर टीएनएम स्टेज का भी नहीं लिखा होता, लेकिन आपको पता होना चाहिए फिर भी बेहतर है। टीएनएम स्टेज के अंदर से पूरी टीएनएम स्टेज में से जितने भी कोई एक एमसीक्यूज आने की चांसेस हैं, ज्यादा नहीं आते होते। ठीक है, T1S, T1S, T1, T2, उसके बाद T3, T4। T1 एस का मतलब होता है कि कार्सिनोमा इन सीटू, कार्सिनोमा इन सीटू। मेरे ख्याल में जितनी बार ये मैंने बोल दी आपको, आप लोगों को याद होना चाहिए। T1 का मतलब होता है सबम्यूकोसा, T2 का मतलब होता है म्यूकोसा। अब देखा ना किसी किसी बुक में ऐसा लिखा होगा। T3 का मतलब होता है कि हाँ जी जनाब आपका क्या होता है, एक तरह का मस्कुलारिस, मस्कुलारिस। T4 का मतलब होता है आपके एडजेसेंट टिश्यू, एडवेंटिशिया भी आप कह सकते हो। ठीक होगा, एडजेसेंट टिश्यूज। ये आपने T1। उसके बाद आते हैं लैम्फ नोड्स। N का मतलब होता है N0 नो लैम्फ नोड, N1 का मतलब होता है रीजनल लैम्फ नोड, N2 का मतलब होता है डिस्टेंट लैम्फ नोड, M0 का मतलब होता है नो मेटास्टेसिस, M1 का मतलब होता है मेटास्टेसिस। ये जनाब आपका पहले भी ये सेम टू सेम वही बातें, कोई इसमें दूसरी चीज नहीं है, सारी सेम टू सेम वही चीजें हैं। ठीक हो गया। अब हम आने लगे हैं जनाब आपका एक तरह का इन्वेस्टिगेशन की तरफ। नहीं ये सेम है, एसोफेगस और आपका जीआई स्टोमिक दोनों का सेम ही है, इसमें फर्क नहीं है, दोनों का सेम आ रहा है। अब हम आते हैं जनाब आपका एक तरह का मतलब कि इन्वेस्टिगेशन की तरफ। अच्छा यार मैं इन्वेस्टिगेशन वहां पर एक बात मैं बताना भूल गया था, मैं बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपने लिखना है कि हाँ जी जनाब इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम सीबीसी करेंगे। सीबीसी करेंगे क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन, मैंने क्या कहा था, हीमोग्लोबिन अनीमिया होता है। ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, बैरियम स्टडीज करेंगे, बैरियम स्टडीज करेंगे। अच्छा इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है? इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है? वो गैस्ट्रोस्कोपी है। क्या आपने लिखना है? गैस्ट्रोस्कोपी विद बायोप्सी, ये भी लिख सकते हो। एंडोस्कोपी विद बायोप्सी, ये भी लिख सकते हो। ये दोनों आपका क्या इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस टू एसोफेगस कैंसर, ये भी लिख लीजिएगा, वहां पर मैं बताना भूल गया था। आपने लिखना है एसोफेजियल कार्सिनोमा की इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होती है, एक तरह की एसोफेजियोस्कोपी, एसोफेजियोस्कोपी प्लस बायोप्सी। दूसरा एंडोस्कोपी प्लस बायोप्सी। ठीक होगा, ये दोनों जगह पर, ये आपकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, ये मैं वहां पर नहीं बताई थी। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं जनाब इसका ट्रीटमेंट की तरफ कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। ठीक हो गया। तो ट्रीटमेंट के अंदर जो मेन आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक तरह का पूरा जनाब आपने मैदा कट कर देना होता है। ठीक है, मतलब चलो मैं लिख देता हूँ ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या है, आपने कहना है कि एक तरह का जो ट्रीटमेंट होता है टोटल गैस्ट्रेक्टोमी करते हो आप। टोटल गैस्ट्रेक्टोमी करते हो तो पूरे का पूरा मैदा ही कट कर देते हो। जब ये मैदा कट हो गया तो क्या हुआ, ये जनाब आपका ये वाला जो हिस्सा होगा ये ऐसे बन जाएगा, ये वाला हिस्सा आपका ऐसे बन गया। क्या हुआ जनाब, ये वाला हिस्सा जो है वो जनाब आपका एक तरह का सीधा इंटेस्टाइन के साथ लगा दिया, जिसको हमने क्या कहना है, गैस्ट्रोजुजिनोस्टोमी। ठीक हो गया। ये भी आप कह सकते हो एसोफेजियोजुजिनोस्टोमी, आपने ये मेन कहना क्योंकि एसोफेगस लगी हुई है। अगर फॉर एग्जाम्पल कैंसर यहाँ तक है तो फिर ये गैस्ट्रम का थोड़ा सा हिस्सा बच जाएगा, तो फिर आपने क्या करना है, ठीक हो गया, फिर आपने ये करना है कि जनाब ये आपका तो एसोफेगस आ ही रही है, बाकी ये जो हिस्सा थोड़ा सा आपका बचा हुआ था, फिर आपने क्या करना है, एक तरह का ये हिस्सा जो बचा हुआ उसके साथ तो लग गया। ठीक हो गया। और उसके बाद आपने करना है ये जैसा थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ था, और उसके बाद आपने करना है ये वाला सारा। ठीक हो गया। ये आपने कहना है ये आपका स्टोमिक था। ठीक हो गया। इसमें आपको कहना है गैस्ट्रोजुजिनोस्टोमी, एसोफिजो
जुजिनोस्टोमी। बिल्कुल बिलरुथ 1 और बिलरुथ 2 जो है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक हो गया कि बिलरुथ 1 क्या होता है, बिलरुथ 2। उसके बाद हम कीमोथेरेपी करवाते हैं और रेडियोथेरेपी करवाते हैं इसके साथ। अगर स्टेज ज्यादा है, लेट है, तो फिर पिलिएटिव ट्रीटमेंट ही होता है और कुछ नहीं होता। उसको यही कहना पड़ता है कि भाईजान टाइम गुजर गया आपका, अब यही है, दवाएं कीजिए और जो